नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के 32nd शिफ्ट का सोल्यूशन करने वाले हैं, यानी कि 25 सितंबर सेकंड शिफ्ट का मैथ्स का सोल्यूशन होने वाला है। इसके बाद 4 शिफ्ट और बचेंगी, उसका भी सोल्यूशन जल्दी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पहले प्रश्न में क्या कहा गया कि गिवन टेबल पढ़ो और उत्तर दो। डीआई का प्रश्न है। जो टेबल है वो इनकम ऑफ अ पर्सन पर एनम ओवर द गिवन ईयर्स, यानी कि 2018, 19, 20, 21, 22 में अलग अलग चीजों से एक टीचर होगा कितना पैसा कमाता है वो बताया गया है, राइट। टीचर वैसे बहुत पैसा कमाते हैं, यहाँ ज्यादा होना चाहिए। स्कूल सैलरी तो कहाँ ही होती है, ठीक है, ज्यादा। तो स्कूल सैलरी अगर 70,000 है तो वो कोचिंग से कमाते हैं 1,70,000 ऐसे करके। तो कहा कि व्हाट इज एवरेज इनकम फ्रॉम स्कूल एज अ सैलरी पर ईयर अर्न बाय द पर्सन ओवर द गिवन ईयर्स, यानी कि जो स्कूल सैलरी का एवरेज है वो कितना होगा। तो आप जोड़ो 132 और 148, 280, 280 और 160, 440, 440 और 170, 610, 610 और 190, 800, 800 और ये हो गया 800 और 6, 8, 14, 14, 6, 20, यानी 820 टोटल हो गया। कितने सालों का? 5 सालों का। तो एवरेज कितना हो जाएगा? 164, क्योंकि 16 85 और 5 चौको 20, तो 164,000 हो जाएगा। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, जिसमें एबी बराबर बीसी, एडी बराबर डीसी और ट्राइंगल एंगल ए बी डी की वैल्यू दी गई, ए डीबी की वैल्यू दी गई, बी डी सी की वैल्यू दी गई, डीबीसी की वैल्यू दी गई। तो 2x प्लस 3y निकालना है। बेसिकली आपको x और y के लिए कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखो एक क्वाड्रिलेटरल ड्रा करते हैं। लेट अस ड्रा अ क्वाड्रिलेटरल समथिंग लाइक दिस। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल है। व्हाट इज गिवन इन दिस क्वाड्रिलेटरल? इफ दिस पॉइंट इज a, दिस पॉइंट इज b, दिस पॉइंट इज c एंड दिस पॉइंट इज d, देन व्हाट यू आर गिवन विद दिस कि आपको AD बराबर DC दिया गया, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर दी गई, और AB बराबर BC दिया गया, ये भुजा इस भुजा के बराबर दी गई। अगर एंगल ABD, एंगल ABD कैसे निकलेगा? ABD यानी ये वाला ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ये देखो ABD एंगल की बात की गई। ये वाला कितना है? ये वाला 68 डिग्री का है, हमने कहा ये 68 डिग्री का है। ADB जो एंगल है, ADB ये वाला कितना है? 2y-7 है, ठीक है। और BDC जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 33 डिग्री का है। एंड व्हाट आर यू गिवन विथ DBC जो कोण है ये वाला कितना है? 3x प्लस 2 का है, राइट। अब देखो, अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को देखूं बाय BD डायगोनल द्वारा अलग किए गए, तो इसमें AB बराबर, AB भुजा इसकी इसके BC भुजा के बराबर है। इसकी DA भुजा AB और ये DA भुजा किसके बराबर है? DA भुजा इसके CD के बराबर है। तो हम, और तीसरी भुजा BD बराबर BD कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि ABD जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा BCD के। होगा नहीं होगा? आप देखो, CD BDC कर सकते हैं, ठीक है। BDC देखो, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट क्या होगा? AB बराबर BC है बिल्कुल, लेकिन DA बराबर CD है, DA बराबर CD है। तो आपको क्या कर, DA बराबर CD यानी ये बराबर CD है, तो आपको इस तरह से ना लेके आपको CBD करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे CBD करूँ तो आप कह देंगे, तो अगर मैंने यहाँ पे CBD के कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो देखो, AB बराबर BC हो गया, AD बराबर CD हो गया, देखो AD बराबर CD हो गया, और जो भुजा BD है वो दोनों में कॉमन है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके कोण भी बराबर होंगे, यानी एंगल ABD एंगल CBD के बराबर होगा, एंगल CBD के बराबर होगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ से कि एंगल ABD बराबर हो जाएगा एंगल CBD के। तो एंगल ABD कितना है मेरे भाई? एंगल ABD 68 डिग्री, ये इज इक्वल टू कितने के हो जाएगा? CBD एंगल के बराबर, यानी 3x प्लस 2, यानी 3x इज इक्वल टू 66, यानी x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 22। अब x इज इक्वल टू 22 हो गया। आपको कौन सा एंगल और निकालना था? अच्छा, दूसरी चीज, कौन सा एंगल और बराबर होगा? अगर ये वाला बराबर इसके हो गया तो सिमिलरली कह सकते हैं कि ADB जो होगा वो CDB के बराबर होगा, यानी दूसरा कह सकते हैं कि एंगल ADB बराबर हो जाएगा एंगल CDB के, क्योंकि ये कौन से कॉन्ग्रुएंट है? तीनों भुजाएं बराबर, तो अपने आप बराबर हो जाए। ADB बराबर CDB, ADB बराबर CDB, यानी कि 2y-7 इज इक्वल टू 33, यानी 2y इज इक्वल टू 40, यानी y इज इक्वल टू 20। अब आपको क्या निकालना था? 2x प्लस 3y, यानी कि 44 और 60, 104 आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न अच्छा था। अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि A1 बाई A2
नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 अगर हो तो इसका यूनिक सोल्यूशन हो सकता है। आपने कहा कैसे? x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी 4/6 नॉट इक्वल टू होना चाहिए, 4/6 किसके नॉट इक्वल टू होना चाहिए? 4/6 नॉट इक्वल टू k+4 और 6/k+4, 6/k+4, राइट। अब आपने यहाँ से क्या कहा? आपने कहा यहाँ से मुझे एक चीज पता चल गया कि 4 टाइम्स ऑफ k+4 नॉट इक्वल टू 6 इंटू 6, 36 के, यानी k+4 नॉट इक्वल टू 9, यानी कि k नॉट इक्वल टू 5, राइट। कहा गया फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टू। देखो एक बात बताओ, अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल के लिए रेडियस r मानूं तो 2πr यानी इसका सर्कमफ्रेंस बराबर है 2πr1 प्लस 2πr2 से, तो यहाँ से रेडियस आप आसानी से निकाल सकते हैं कि r बराबर r1 प्लस r2, यानी कि जो बड़ा वाला वृत्त होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28। अब अगर बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या 28 हो गई तो आपसे क्या कहा गया? वृत्त का व्यास ज्ञात करिए, तो वृत्त का व्यास कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। तो अगर न्यू ईयर की सेल होती है, एक शॉपकीपर डिफरेंट स्कीम्स देता है, बाई 5 स्वेटर्स गेट 2 स्वेटर्स फ्री, तो इफेक्टिव डिस्काउंट बताना। मैंने आपको एक चीज बताया कि बाई, बाई को देख रहे हो स्पेलिंग, बाई एक्स गेट वाई फ्री, अगर ऐसा कोई डिस्काउंट है तो इसका डिस्काउंट परसेंटेज कितना होता है? आप कहते हैं जितना फ्री में मिला बटे जितना टोटल का मिला और इंटू 100, यही हो जाता है परसेंटेज में। यानी कि बाई एक्स गेट वाई फ्री का मतलब होता है जितने फ्री में मिले, कितने फ्री में मिले? तो आउट ऑफ 5 2 7, 1/7 कितना होता है? 14 सही 2/7%, तो 2/7 कितना हो जाएगा? 28 सही 4/7%। आपको मैंने एक चीज बताया कि tan a बराबर होता है tan b अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे 72 27 क्या 90 हो रहा है? नहीं हो रहा। यहाँ पे देखो 72 27 90 हो रहा है? नहीं हो रहा। तो ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसा नहीं ये फॉर्मूला नहीं लगेगा तो ये प्रश्न नहीं निकलेगा। अगर मैं कहूँ tan 45 कितना होता है? tan 45 बराबर होता है 1। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। और tan 45 को हम लिख कितना सकते हैं? tan 72 माइनस 27 डिग्री, तो ये बराबर 1 दिया गया। tan 72 माइनस 27, tan ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan ए और माइनस का tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए इंटू tan बी, यानी 1 प्लस tan 72 इंटू tan 27, राइट, इज इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो tan 72 माइनस tan 27 इज इक्वल टू 1 प्लस tan 72 इंटू tan 27। तो अगर इसको इधर ले आए तो आपको जो रिक्वायर्ड स्टेटमेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी 1, राइट। कहा गया रिलेशन k1 और k2 का, जिसके लिए ये कोइंसिडेंट लाइन कब होती हैं? दो लाइन संपाती कब होती हैं? जब a1 बाई a2 यानी x के कोफिशिएंट का रेशियो बराबर हो जाए y के कोफिशिएंट के रेशियो के बराबर हो जाए z के कोफिशिएंट, यानी कांस्टेंट टर्म के, z नहीं मतलब कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि k1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3 y का कोफिशिएंट बटे का k2 बराबर 8/16 यानी 1/2। यहाँ से k1 बराबर, अच्छा k1 और k2 में रिलेशन निकालना है तो यहाँ से k1 और k2 का रिलेशन निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, यानी कि हो जाएगा k1 k2 बराबर 12 पहला। दूसरा हम यहाँ से कह सकते हैं कि k1 बराबर 2 है, यहाँ से देखो k1 बराबर, यहाँ से इन दोनों से k1 बराबर 2 हो गया और k2 बराबर 6 हो गया। अब अगर k2 6 है k1 2 हो तो हम कह सकते हैं k2 बराबर 3 k1, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सिंप्लीफाई करना था तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 25 में से 20 घटेगा 5, 5 3 में मल्टीप्लाई होगा 15, 15 5 20, 20 78 में से घटेगा 26 और 58, ठीक है। देख लो दिमाग, यहाँ 8, 25 में से 8 घटेगा 17, 17 और 24 कितना होता है? 17 और 24 41 जोड़ना है 58 में। एक पुलिसमैन ने एक चोर को नोटिस किया कुछ दूरी पे। पुलिसमैन भागना शुरू करता है चोर को पकड़ने के लिए, थीप भी भागना शुरू करता है। अगर 30 मिनट लगे इसको पकड़ने में, ये किस स्पीड से भागता है? भाई साहब भागते हैं 10 की स्पीड से। चोर भाई साहब, इज्जत देनी पड़ती है ना भाई साहब, क्योंकि पकड़े जाने पे क्या कहते हैं? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी पकड़ा तो गया नहीं है, मतलब प्रूव तो हुआ नहीं है, तो हम चोर भाई साहब कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मोरालिटी तो है ही भाई अपनी इंडिया के।
अब देखो सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 - 10 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अगर 2 किलोमीटर प्रति घंटे रिलेटिव स्पीड से 30 मिनट लगा इसको पकड़ने में, तो 30 मिनट में चली गई दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आधे घंटे में 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर हो जाएगा। ठीक है, टेबल पढ़ना है और उत्तर देना है। टेबल जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल होते हैं 2016 से 19 के बीच में अलग अलग सब्जेक्ट में कितने कितने वो दिया गया। तो अगर 2016 से 19 के बीच में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस का और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ह्यूमैनिटी का डिफरेंस कितना है, यानी इस पे फोकस करना है साइंस वाले पे और फोकस करना है ह्यूमैनिटीज वाले पे। तो आप डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालने के लिए आप देखो कुछ बराबर बराबर हो रहा है तो काट दो, तो यहाँ पे प्लस का 10 लिख दो और इसको काट दो। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे 699 है और 676 10 686 हो रहा है तो यहाँ पे 13 लिख दो। और कुछ कट पीट रहा हो तो काट दो। आपने कहा 743 है, 743 में से 550 घटेगा, 700 में से घटता 150 होता और 193 इधर हो रहा है, 193 और 13 206 हो गया, कट गया। अब देखो 1223 यानी कि 204 लिख लो, 1225 लिख लो। अब 1225 में से 625 घटाओगे 600, नहीं 600 गया, 600 204 804 आपका आंसर हो गया। कैसे भी कर सकते हो। अगर x बराबर इतना हो, y बराबर इतना हो, z बराबर इतना, तो इसकी वैल्यू निकालो। तो एक्स स्क्वायर बटे पी स्क्वायर यहाँ से कितना हो जाएगा, व्हाट यू कैन राइट फ्रॉम हियर इज एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बाई, देखो एक्स बाई पी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये हट जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर है, लिखते चलो सेक स्क्वायर है कॉस स्क्वायर बी। ऐसे प्रश्न नोट कर लेना, हो सकता है दिक्कत हो आगे। तो वाई बाई क्यू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी, सेक स्क्वायर है साइन स्क्वायर बी। ठीक है, साइन स्क्वायर बी और माइनस जेड स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो जेड बटे आर टेन है तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से यहाँ पे सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेता हूँ, सेक स्क्वायर। यहाँ से सेक स्क्वायर हट जाएगा, यानी बचेगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। तो यहाँ पे बचा कितना, सेक स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस में टेन स्क्वायर है, तो सेक स्क्वायर है माइनस टेन स्क्वायर है कितना होता है 1। ठीक है, आपसे अगले प्रश्न में क्या कहा गया, एक आदमी 28% नुकसान खाता है अगर 144 में बेचता है, तो 288 में बेचे तो कितने का फायदा। एक बात बताओ, 28% का नुकसान यानी कि सीपी का 72% है 144, यानी 144 72% है। तो अगर 288 पे बेचे तो कितना परसेंट हो जाएगा, 144 अगर 72% है तो 288 इसका दुगना 144% हो जाएगा, यानी सीपी के 144% पे बेचेंगे तो कितने का फायदा, 44%। कुछ लोग ट्रिक सीखना चाहते हैं, एक बार मैं ट्रिक पे आया ना भाई साहब तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आपको इतनी ट्रिक बता दूंगा आप याद कितनी रख पाओगे, इसी वजह से मैं कॉन्सेप्ट हमेशा पढ़ाता हूँ, ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो। अब आप देखो इसका पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लो, तो 3:4 है, यहाँ पे खाली स्थान तो 4 के बगल में 4 का कब्जा है, यहाँ पे खाली स्थान 5 के बगल है 5 का कब्जा, तो खड़ा गुड़ा 15, खड़ा गुड़ा 20, खड़ा गुड़ा 24, यही रेशियो हो जाएगा। अगर 8th क्लास में 30 स्टूडेंट है, मैथमेटिक्स टेस्ट लिया गया, 10 स्टूडेंट का एवरेज 90 है, 10 स्टूडेंट का एवरेज 90 है, अदर स्टूडेंट बचे कितने 20, उनका एवरेज 75 है, तो पूरे क्लास का एवरेज बताना है। अब सब कुछ भूल जाओ, आप रेशियो ले लो, 10 एक कम 10, 10 दूना 20, यहाँ पे दोनों रेशियो जोड़ो 3, इस डिफरेंस को जो 90 और 75 का डिफरेंस है उसको 3 रेशियो में बांटो, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है 15, 15 बराबर 3 रेशियो यानी 1 रेशियो बराबर 5, यानी यहाँ पे 5, यहाँ पे 75 किसी चीज में से घटाया जाता है तो उत्तर 5 आता है, यानी कि उत्तर सही। या हम दूसरे अगर क्रॉस वेरीफाई करना है तो 90 में से कुछ घटाया जाता है उत्तर 10 आता है, पूरे क्लास का एवरेज कितना हो जाएगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया दो सर्कल हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट पी और क्यू पे, पी आर और पी एस डायमीटर्स हैं, तो पी क्यू आर की वैल्यू बतानी है। देखो बहुत आसान सा प्रश्न है, एक सर्कल ये ले लेते हैं और दूसरा सर्कल मान लो ये ले लेते हैं। ठीक है, एक मिनट ऐसे न करके ऐसे ले, थोड़ा देखने में अच्छा लगे। ठीक है, अब कहा गया, जो कहा गया उस पर फोकस कर, कहा गया पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं, दिस पॉइंट इज पी, दिस पॉइंट इज क्यू। कहा गया पी आर और पी एस डायमीटर है, अगर इसका सेंटर ये है तो मान लेते हैं इस तरीके से कुछ, पी आर इसका डायमीटर है और एस मान लो ये बिंदु है केंद्र, एस ये बिंदु नहीं इसका केंद्र ये है, तो यहां से होते हुए एक रेखा ये खींच दी गई, यानी पी एस इसका डायमीटर हो गया, राइट। अब आर से क्यू को ज्वाइन कर देते हैं और इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, इसको थोड़ा ज्वाइन करते हुए सुंदरता से ज्वाइन करेंगे, यानी पी क्यू को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। इसको चाहो तो ज्वाइन करो, चाहो तो न ज्वाइन करो, मैंने नहीं ज्वाइन किया। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्यू इसी वृत्त के परिधि पे कोई बिंदु है, पी आर क्या है, पी आर आपको पता है कि पी आर जो है वो व्यास है,
यार अगर व्यास है तो चाप यानी आर्क पी क्यू आर को देखो सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में बना कोण कितने का होता है 90 डिग्री। आपका हो गया 90। ठीक है, तो अगर m गिवन है तो 8 पावर m माइनस वन इससे डिविजिबल होगा। m इज इवन, गिवन नहीं इवन। तो 8 पावर m को क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 3m। ठीक है, या फिर ऐसे छोड़ो, ठीक है लिखने की जरूरत नहीं थी। 8 के पावर m माइनस वन को लिख सकते हैं 8 पावर m माइनस वन पावर m। अब आप एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, अगर m इवन है तो 8 को थोड़ी देर के लिए x से जूम करते हैं, यानी ये हमेशा x पावर, देखो x पावर m माइनस x पावर m, तो हम कह सकते हैं ये किससे डिविजिबल होगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिविजिबल होगा। आप वैल्यू पुट करके देखिएगा, m इवन है यानी m बराबर 2 तो 8 स्क्वायर माइनस वन मिलेगा। m बराबर कितना रखते हैं, m बराबर कितना रखें, m बराबर रख लेते हैं 4, तो 8 पावर 4 माइनस वन भी एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिविजिबल होगा। यानी अगर m इवन है, ये हम ऐसे एज्यूम करें कि x पावर m माइनस a पावर m, अगर ऐसा दिया गया है, आपसे पूछा गया है किससे हमेशा डिविजिबल होगा, तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस वन से ऑलवेज डिविजिबल होगा अगर m इज ग्रेटर देन, वो m इज इवन। एक्स स्क्वायर माइनस वन से डिविजिबल होने को मतलब कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ये नहीं है, कॉन्सेप्ट डायरेक्ट ये कहता है कि ये एक्स माइनस वन से भी डिविजिबल होगा और एक्स प्लस वन से डिविजिबल होगा। यानी अगर m इवन है तो हमेशा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन दोनों से डिविजिबल होगा, और अगर m ऑड होता, अगर m ऑड होता तो ये किससे डिविजिबल होता, तो हमेशा x माइनस वन से डिविजिबल होता है, x प्लस वन से डिविजिबल ना हो। तो यहाँ पे आपने कहा m चूंकि इवन है तो 8 पावर 2 माइनस वन से डिविजिबल होगा, यानी 8 पावर 2 माइनस वन यानी कि 63 से डिविजिबल हो जाएगा। दो पाइप है x और y 14 और 21 घंटे में भर सकते हैं, x 14 घंटे में भर सकता है, y 21 घंटे में भर सकता है, दोनों एक साथ खोल दिया जाए। ठीक है, तो इम्पटी टैंक कितनी देर में भर जाएगा, आप कहेंगे 14 गुणे 21 बटे 14 धन 21, तो 7 से कटेगा 5, 7 से कटेगा 3, 14 तिया 42 बटे 5 यानी 8 से ही 2 बटे 5 घंटे हो जाएंगे। एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिसका रेडियस इतना है, वाटर फुल है, 616 लीटर वाटर निकाल दिया जाए तो कितना ड्रॉप हो जाएगा। आपको पहले देखो वॉल्यूम में से मान लो एल लीटर वॉल्यूम निकाला गया, तो आपको पता है जो आयतन होता है वही वॉल्यूम होता है ना। तो अगर एल लीटर निकाल लिया गया तो कितना मीटर कम हो जाएगा ये निकालेंगे। अब एक बात बताओ, हम ये देख लेते हैं कि देखो सिलेंडर तो सेम ही रहेगा, सिलेंडर मान लो ये है तो सिलेंडर तो सेम ही रहेगा, इसमें क्या चेंज होगा, आपको पानी यहां तक भरा हुआ था तो 616 लीटर के बाद इतना पानी, मान लेते हैं एच ऊंचाई का पानी कम हो गया 616 लीटर निकालने से, यानी इतना हिस्सा, इतने का वॉल्यूम 616 लीटर, यानी इतने हिस्से में अगर पानी जितना आता है उसी का वॉल्यूम 616 लीटर। तो आपने कहा वॉल्यूम क्या होता है 22/7 पाई, यानी कि आर स्क्वायर, आर है 14 तो 14 गुणे 14, तो मान लो एच ऊंचाई का पानी कम हुआ है तो ये बराबर दिया गया 616 लीटर। तो यहाँ से आपको क्या सॉल्व करना था, आपको एच की वैल्यू निकालनी थी, तो 22 से कटेगा 22 चौको, तो 22 दूना 44, 22 अट्ठे 176, 14 से कटेगा 14 दूना 28, 7 से कटा ये 2 हुआ, और h बराबर 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10 मीटर क्या लिया गया है, तो टैंक का पानी कितना मीटर कम होगा, हमने कुछ गलत किया क्या, अच्छा ये 14 सेंटीमीटर था, सॉरी सॉरी, ये 14 सेंटीमीटर था, ये लीटर में था, तो आपको ये समझना पड़ेगा 14 सेंटीमीटर को 0.14 गुणे 0.14 लिखना पड़ेगा। यानी हम कहेंगे कि ये एक जो आया है इसमें 10 से गुणा करना पड़ेगा, कैसे देखो 22/7 गुणे 0.14 गुणे 0.14, ठीक है, और इंटू एच, ये बराबर है 616 लीटर। 616 लीटर को आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, राइट, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, तो 616 लीटर कितना हो जाएगा 0.616, तो यहाँ पे एक जीरो, दो जीरो, इन दो और दो चार जीरो, तो यहाँ पे एक जीरो लग जाएगा, ये डेसिमल हट जाएगा, तो यही मैं कह रहा था कि ये 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। अगर एक सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस इतना है, 45 डिग्री का कोण बनाता है, ये 45 डिग्री, तो आपको पेरीमीटर देखो, पेरीमीटर क्या होता है, अगर ये 360 डिग्री का कोण बनाता तो 2 पाई आर होता, अगर 45 डिग्री का बना रहा है तो थीटा अपॉन 360 यानी कि 45/360 इंटू 2 पाई आर, यानी पाई आर बाई 4, तो आर्क की लंबाई हो जाएगी, और रेडियस रेडियस और जोड़ना पड़ेगा, यानी ये पाई आर बाई 4 हुआ, ये आर जुड़ गया, यानी 2 आर और जोड़ देंगे, पाई आर बाई 4 यानी कि 22/7 गुणे रेडियस 14 और गुणे 1/4 और धन 2 आर यानी कि 28 और जोड़ देंगे, तो 7 और चौको 28, 14 और दूना 28, 11 28 39 आपका परिमाप आ जाएगा। अगर रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग, यानी कि एक औरत है जो एक्सपेंडिचर कुछ करती है कुछ सेविंग करती है, एक्सपेंडिचर इसका 4 है, सेविंग 1 है, यानी इनकम कितनी होगी 5।
अगर अगर इनकम और एक्सपेंडिचर 20% और 10% से बढ़ जाए, यानी 5 से 20% ये बढ़ा, 5 से 20% ये बढ़ा, यानी कि 6 हो गया, और व्यय में 10% की वृद्धि यानी कि 4.4 हुआ, यानी अभी 1.6 सेविंग होगी, यानी कि 60% सेविंग बढ़ जाएगी। अगर नमन बोरोज, ऐसा प्रश्न मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, फिर भी बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट पे जो भी धन लिया जाता है उसका मान लो 3,48,020 रुपए लिया गया, तो पहले साल जो होगा वो इस पे 8% ब्याज पड़ेगा। 8% इसका कितना हो जाएगा, हम कहेंगे इतना गुणे 8, यानी कि 8 दूनी 16, 8 अठा 64, 8 चौको 32 और 6 38, 8 तिया 24 3 27, यानी 27,841 रुपए 60 पैसे पहले साल का ब्याज हो गया। दूसरे साल क्या काम करता है, 15,090 रुपए जमा कर देता है इसमें से, यानी कि 15,090 रुपए जमा हो गए, यानी दूसरे साल के लिए चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो यहाँ पे कितने पे ब्याज पड़ेगा, 3,32,930 पे ब्याज पड़ेगा। ठीक है, अब 3,32,930 पे ब्याज पड़ने का मतलब कि इसका 8% अगले साल ब्याज देना पड़ेगा, तो इसका 8% कितना हो जाएगा, यहाँ पे और गुणे 8 कर देंगे, यानी 8 तिया 24, 8 9 72 और 2 74, 8 दूना 24 16 और 7 23, 8 तिया 24 और 2 26 और 8 तिया 24 और 2 26, यानी इतना ब्याज। और तो आपको जब दूसरे साल के अंत में जब ये पे करने जाएगा तो ये हिस्सा जो बचा हुआ है ये पे करेगा, पहले साल का ब्याज भी नहीं पे करके आया था और दूसरे साल का ब्याज ये टोटल पे कर देगा, तो उसका ओवरऑल पेमेंट हो जाएगा। आपने कहा 3,32,930 इसमें जोड़ना है, यानी 3,32,930.0, तो 6 4 10 हो गया, एक हासिल 4 1 5 1 6 हो गया, 3 4 7 3 10 हो गया, हासिल आई 1 6 1 7 8 15 और 9 24 हो गया, हासिल आई 2 6 2 8 7 15 15 और ये 2 17 हो गया, 2 1 3 2 5 3 8 हो गया और 3, यानी 3,87,406 रुपए पे कर देगा तो उसका खत्म हो जाएगा। क्योंकि गिवन टेबल क्लरिकल और ऑफिसर, यानी क्लरिकल कितने हैं और ऑफिसर कितने हैं अलग अलग बैंक में वो दिया गया 2011 से 14 तक, तो कहा कि रेशियो निकालना है नंबर ऑफ ऑफिसर कैडर एम्प्लॉय ऑफ बैंक के, नंबर ऑफ ऑफिसर कैडर बैंक सी, ए और सी का ऑफिसर कैडर का रेशियो निकालना है। ए ये वाला हो गया और सी कौन सा है, यहाँ पे ये सी वाला ऑफिसर कैडर का निकालना है, राइट। अब देखो अगर हम यहाँ जोड़ने जाएंगे तो 2 3 5 3 8 4 12 12 और 120 1320 ये हो गया, और इसका रेशियो किससे निकालना है, सी से, तो 2 2 4 3 7 3 10 10 1120 1120 1150 और 5 1155, तो 11 से काट देंगे 105, 11 से कटेगा 120, 5 से काटेंगे 24, 5 से कटेगा 21, 3 से कटेगा 8, 3 से कटेगा 7, यानी रेशियो 8:7। फॉलोइंग टेबल पढ़ो, टोटल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑफ 5 कंपनी दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया उस पे आते हैं। कहा गया रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट ऑफ कंपनी एस एंड यू इन ईयर 2015 इज 3:2 एंड 1:2 रिस्पेक्टिवली, देन टोटल इंपोर्ट्स ऑफ कंपनी एस एंड यू टेकन टुगेदर। आपको क्या दिया गया मेरे भाई, आपको दिया गया एक्सपोर्ट, और एस और यू के लिए बात किया गया, एस और यू के लिए बात किया गया, मैं कल वो चेंज कर देता हूँ, यानी व्हाट यू आर गिवन विथ, कि एस और यू के लिए बात किया गया, ठीक है, एस और यू के लिए बात किया गया। एस के लिए 2015 में जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो था वो 3:2 था, और यू के लिए जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का रेशियो था वो 1:2 था। अब 2015 में एस और यू पे फोकस करो, 2015 एस हो गया, 2015 यू हो गया। आपको यहाँ पे 3 रेशियो बराबर दिया गया 51, यानी 1 रेशियो बराबर 70, यहाँ पे इंपोर्ट कितना हो गया 17 दूना 34, ठीक है, 3 बराबर 51 दिया, यहाँ पे 1 बराबर 70 तो 2 बराबर 140, तो आपसे कहा गया टोटल इंपोर्ट एस का 2015 में इंपोर्ट कितना है 34, यू का 140, तो दोनों का सम कितना हो गया 124। अगर कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 0 है, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। अब कॉट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू
45 जीरो से 90 के बीच में लेना था, इस वजह से निगेटिव वैल्यू साइन थीटा के नहीं ले सकते, इसी वजह से 45। तो दीज वर 25 क्वेश्चंस आस्क्ड इन योर 32nd शिफ्ट। मिलते हैं अगली शिफ्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। यहाँ पे जो दिख रहा है उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करके आप इंपॉर्टेंट चीजें देख सकते हैं। बाय।